साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएस हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान विषय प्योर हिंदी माध्यम में, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। चैप्टर नंबर 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन लोग और हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ बिना वक्त खराब करे। कल तक अपन ने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका की संरचनाएं वगैरह सब कंप्लीट कर चुके थे और आज अपन पढ़ेंगे केंद्रक। तो आइए कॉपी और पेन लेके मेरे साथ में पढ़ते हैं अपन। कक्षा 9th की विज्ञान अध्याय नंबर 5 है, पार्ट 5 है। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका, और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं केंद्रक। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले इसको समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके गुण लिखेंगे जो भी आपकी बुक में सिलेबस में है। वैसे केंद्रक को यदि मैं लिखना चालू कर दूं तो 10 पेज भी भरवा सकते हैं, लेकिन अपन तो सिर्फ अपने सिलेबस की बात करेंगे, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा कभी कभार एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ताकि नॉलेज अच्छा बिल्ड हो जाए, आधार अच्छा बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इतना तो पता है भाई, समझते हैं अपन कि ये कोशिका है। यदि साइड में समझ लेते हैं, कोशिका है तो ये उसकी झिल्ली होती है। बाहर क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और यदि पादप कोशिका है तो उसमें भित्ति भी होती है बाहर। लेकिन मान लो जंतु कोशिका है, जैसे मानव कोशिका है, तो बाहर क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के यहाँ पे क्या पड़ा रहता है? केंद्रक। क्या पड़ा हुआ रहता है? केंद्रक। तो उसी यही होता है सेल का माइंड या दिमाग, यानी सेल को ज्यादातर कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक ही कंट्रोल करता है। तो केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं भाई। छोटी छोटी बातें डायग्राम से शुरुआत करता हूं मैं। तो केंद्रक में खुद में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। शुरुआत से ध्यान दो, केंद्रक में खुद में क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। यानी यहाँ पे ये जो केंद्रक पाया जाता है उसमें झिल्ली 1 और झिल्ली 2 पाई जाती हैं। 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। तो डायग्राम को मेरे साथ साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये केंद्र की संरचना बना रहा हूं मैं। पहले थोड़ी सी गोल बनाता हूं। तो यदि आप नेचुरल स्ट्रक्चर बना के आएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और उसे समझने में भी बहुत ही आनंद आएगा। ये देखिए, तो कई ऐसी कटी कटी कैसे अभी बता देंगे आपको। ये लीजिए, ये लीजिए, खुद भी बनाओगे तो मजा आएगा। देखिए भाई, ये केंद्र की झिल्लियां हैं। कोशिका झिल्ली तो बाहर होती है, लेकिन केंद्र के खुद के ऊपर अपनी खुद की 2 झिल्लियां होती हैं। तो इनको 2 मान के चलें भाई, 1 और 2। तो दोहरी झिल्ली हो गई। और ये झिल्लियां कंटिन्यू नहीं होती हैं, सतत नहीं होती है। इन झिल्लियों के बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं ऐसे। तो बाहर की तरफ क्या हो गई? सेल। तो इस सेल से बाकी जीव द्रव्य से इसका कांटेक्ट होता है। यानी यहां देखो, कुछ इमेजिन करो, यदि मैं यहां से ऐसे छेद कर दूं तो यहाँ का जो लिक्विड है, ये वाला यहाँ का द्रव है, यहाँ के द्रव से संपर्क रखता है। अर्थात केंद्र के अंदर जो सामान या द्रव भरा हुआ है वो बाहर आ जा सकता है, बाकी सेल के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। तो यहाँ अपन सिर्फ केंद्र की संरचना बना रहे हैं। तो बाहर की झिल्लियां हो गई, ध्यान देना बात को। अब इसमें और क्या होता है? तो और इसमें तो क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ रहता है, वैसे ही जैसे कोशिका में भरा हुआ रहता है। ये लीजिए, लिक्विड होता है, तो मैंने इसमें लिक्विड भर दिया केंद्रक में। अब बारीक बातें ध्यान से सुनो। केंद्र के अंदर और क्या होता है? तो केंद्र को जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो उसमें कुछ ऐसे धागे जैसी संरचनाएं पड़ी थी। इधर मैं साइड में रफली समझा रहा हूं, ये ओरिजिनल डायग्राम है। ऐसे धागे जैसी संरचनाएं पड़ी थी भाई, धागे जैसी संरचनाएं, जिनको क्रोमेटिन बोलते हैं। नाम याद करो भाई, क्या बोलते हैं इनको? क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। तो यहां पे ऐसे धागे जैसी संरचनाएं पड़ी हुई रहती है। कोई एक सिंगल धागा नहीं होता, बहुत सारे धागे पड़े हुए रहते हैं ऐसे। तो इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो मैं आइडेंटिटी भी लिखता रहता हूं इनकी। ये वाली कौन है? केंद्रक झिल्ली। और ये कैसी होती है? दोहरी, यानी डबल झिल्ली होती है, डबल झिल्ली। ओके, याद हो जाएगा। ये धागे जैसी संरचनाएं दिख रही है आपको, इनको क्या बोलोगे? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। इन्हीं को देखो थोड़ी देर बाद में क्रोमेटिड भी बोलते हैं, तो दोनों नाम ही याद कर लो। क्रोमेटिड
एक बिट मिटा देता हूं मैं, क्रोमेटिड नहीं बोल के क्रोमोसोम बोलो, इनको ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्रोमेटिड तो वही हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। याद हो गया इतना काम। और है केंद्रक में क्या होता है, तो बाकी तो ये लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसको केंद्रक द्रव्य बोल दो। कौन सा द्रव्य बोल दूं, केंद्रक द्रव्य। ये लीजिए कौन सा द्रव्य भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य। इसके अलावा तो जब उच्च क्लासेज में जाओगे, बड़ी क्लासों में जाओगे, तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका और होती है, जो बाद में पता चलेगी क्या होती है, क्या काम आती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। केंद्रिका और होती है, तो यहां बना देता हूं और मैं थोड़ा सा आइडिया रहे तो मैं, ये लीजिए ये कौन है आपकी केंद्रिका, ये लीजिए क्या बना दी, केंद्रिका। तो ये चित्र किसका है, एग्जाम में बना के आओगे, चित्र किसका है, केंद्रक की संरचना। ये लीजिए, जब भी डायग्राम आए, मेरे को नहीं लगता कोई भी नंबर काटेगा आपका, बस इस चित्र को ध्यान से देखो। दोहरी झिल्ली बाहर होती है, ये झिल्ली कंटिन्यू नहीं होती है, बीच बीच में से टूटी हुई होती है, ताकि इधर का लिक्विड इधर आ जा सकता है, इधर का लिक्विड इधर आ जा सकता है। बाहर की तरफ कोशिका है, इसके अंदर जो धागे जैसी संरचनाएं हैं, अभी इनको डिटेल में पढ़ाएंगे क्या होता है। धागे जैसी संरचनाओं को क्रोमेटिन बोल दो या क्रोमोसोम बोल दो, ये ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ाएंगे। धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। और फिर और क्या है, ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको क्या बोल दो, केंद्रक द्रव्य। और ये जो एक छोटी सी बीच में और पड़ी रहती है, इनको कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं, केंद्रिका। तो ये हो गया तुम्हारा केंद्रक न्यूक्लियोलस। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लो, फिर इन चीजों को बारीकी से समझ लेते हैं और इनको लिख लेते हैं। समझने लायक यहाँ पे ये है क्रोमेटिन, ये थोड़ा ज्यादा ही दिया हुआ है सिलेबस में, इसको थोड़ा ध्यान से इधर साइड में समझते हैं। अभी मैं डायग्राम को मिटा नहीं रहा, आप इसको खुद बना सकते हो। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट बातें सीख लेते हैं थोड़ी सी। अब अपन अध्ययन कर रहे हैं क्रोमेटिन का। किसका, इसको समझो, यही है सब कुछ यहाँ पे। क्रोमेटिन क्या होते हैं, तो जब भी एग्जाम में आएगा क्रोमेटिन क्या होते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में स्थित धागे नुमा संरचनाओं को क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नए नए वर्ड आएंगे सारे, तो याद करो। क्रोमेटिन डीएनए और किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो क्या प्रोटीन तो जानते हैं अपन लोग, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे अब। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा दोबारा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इतनी बड़ी, बिल्कुल इतनी बड़ी फुल फॉर्म याद करनी है। याद करो भाई, 7वीं 8वीं कक्षा में भी आई थी वैसे ये परिभाषा। डीएनए, क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो क्रोमेटिन इन दो चीजों का बना हुआ होता है। ये डीएनए वही है, इस डीएनए के बारे में 2-3 लाइनें लिखने पड़ेगी। ये डीएनए ही है जो आपके माता पिता के गुण आप में लेके आया हुआ है। तो ये डीएनए ही है जो किसी पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में लेकर जाता है, अर्थात ये आनुवांशिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, आनुवांशिक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण लेके जाता है। जैसे आपकी हाइट क्या होगी, आपके बालों का रंग क्या होगा, आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, ये सारे गुण वगैरह होते हैं, वो सब ये डीएनए ही लेकर जाता है। जब डीएनए को भी बारीकी से देखा गया, ध्यान देना, जब डीएनए को भी थोड़ा बारीकी से अंदर देखा गया, तो डीएनए की जो सक्रिय संरचना होती है ना, जो कोड होते हैं, कोड, अंदर इसके कोड वर्ड होते हैं, वो कोड वर्ड क्या कहलाते हैं, जीन। लीजिए भाई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। तो ये वो जीन ही होते हैं जो किसी माता पिता से बच्चे को प्राप्त होते हैं। तो अब स्टेप याद करो आप, तो क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। उस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए क्या होता है कि डीएनए वही होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और डीएनए का जो सक्रिय टुकड़ा होता है, डीएनए, ये मान लो डीएनए इतना बड़ा कोई, ये डीएनए, इसका ये जो टुकड़े हैं, बीच बीच के टुकड़े जो सक्रिय रूप निभाते हैं, सक्रिय होते हैं, जो कार्य करते हैं आगे जाके, जिनमें कोड लिखे हुए रहते हैं, वो ही आपके क्या हो जाते हैं, जीन।
तो स्टेप याद हो गई कि पहले तो कौन होते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में क्या होते हैं, जीन। सीक्वेंस याद कर लो ताकि कभी कंफ्यूज नहीं होगे, वरना तो ये तीनों चीजें तुम्हें कंफ्यूज कर देगी कि डीएनए से क्रोमेटिन बना है कि जीन से डीएनए बना है कि डीएनए से जीन बना है। तो आप ऐसे याद करो, जीन डीएनए में होते हैं और डीएनए क्रोमेटिन में होता है, डीएनए के साथ प्रोटीन और होती है तो वो क्रोमेटिन बन जाते हैं। याद हो गया इतना काम। अब क्या, चलो क्रोमेटिन तो समझ में आ गया। एक वर्ड और लिखा था, क्रोमोसोम और लिखवाया था, वो क्या है, तो ध्यान रखना है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही है। एक बात का थोड़ा सा नोटिस याद रखना, जब सेल कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही हो, विभाजन क्या होता है, विभाजन होता है, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि एक कोशिका दो कोशिकाएं बना लेती है, नहीं 4 बना सकते, 2 बना सकते, पर ऐसा याद करो एक कोशिका अन्य कोशिकाओं में बढ़ सकती है, नई कोशिकाओं में। तो जब कोशिका विभाजन करेगी यानी और कोशिकाएं बनाने की तैयारी करेगी, तो ये धागे हैं क्रोमेटिन वाले धागे, ये थोड़े से संगठित हो जाएंगे, संगठित होके कुछ रोड जैसी संरचनाएं बना लेंगे, छड़ जैसी। पहले तो धागे की तरह बिखरे हुए रहते हैं पूरे केंद्रक में। अब जैसे इनके विभाजन करने की बारी आएगी, विभाजित होने की बारी आएगी, तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, खूब सारे टुकड़े होते हैं, एक अकेला धागा नहीं है भाई, खूब सारे टुकड़े होते हैं। तो ये टुकड़े मिल मिल के कॉम्पैक्ट संरचना बना लेते हैं, हार्ड संरचना बना लेते हैं, जो साफ दिखने लग जाती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो वो कुछ संरचनाएं ऐसी सी दिखती है, इसमें ऐसे सी कुछ दिखती है संरचनाएं, ऐसी संरचनाएं बन जाती है इस केंद्रक में, किससे, इन धागों से, ये वाली संरचनाएं बन जाती है। और इन्हीं संरचनाओं को बोलते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र हिंदी में, प्योर हिंदी में, वैसे आपकी किताब क्रोमोसोम ही लिखती है, तो आपके जब पेपर में भी क्रोमोसोम ही ज्यादा तो छपा हुआ आ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की हिंदी याद रखो, गुणसूत्र। अपन दोनों लिख लेंगे अभी, तो गुणसूत्र बोलते हैं इन्हीं को। तो बस अब पता चल गया क्रोमेटिन क्या होता है, केंद्र के अंदर जो धागे जैसी संरचनाएं होती है उनको क्रोमेटिन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर जब विभाजन की तैयारी करती है कोशिका, विभाजित होना चाहती है, तब यही क्रोमेटिन धागे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर गुणसूत्र बना लेते हैं, जो छड़ जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। कैसी संरचनाएं, छड़ जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो वो गुणसूत्र बन गए, क्रोमोसोम बन गए। तो क्या क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन होता है, तो उसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। तो क्या डीएनए कौन होता है, तो क्या डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, एक ही बात है। तो ये डीएनए है, कि डीएनए क्या काम करता है, डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण को लेके जाता है, संतति के गुण लेके जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कि डीएनए का जो छोटा पार्ट होता है, जो सक्रिय रूप होता है, जो कोडिंग करता है, जिसमें कोड होते हैं या जिसमें गुण छिपे हुए होते हैं, उस छोटे भाग को क्या कहते हैं, उसको जीन कहते हैं। तो सारा माजरा समझ में आ गया होगा कि ये केंद्रक के अंदर ये सब कुछ जो है, और ये केंद्रक के अंदर भी इंपॉर्टेंट कौन है, क्रोमेटिन। तो आपको पता चला होगा, धागों को क्रोमेटिन बोल दोगे, और धागे ही जब छड़ बना लेंगे तो उनको क्रोमोसोम बोल देंगे, और क्रोमोसोम की हिंदी ही गुणसूत्र होती है। तो पूरा माजरा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा यहाँ से चित्र आपने बना लिया होगा। अब मैं इसको बड़े रूप में लिख के आपको नोट्स लिखवाता हूँ, और उसको साथ साथ पढ़ते भी हैं। आ जाइए, केंद्रक के बारे में मैंने बड़े सिंपल शब्दों में लिख दिया है, या आपको भी लिख के आना जब केंद्र का वर्णन आए। केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली, अंडरलाइन कर लेना, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कह देते हैं। केंद्रक के ऊपर है, केंद्रक झिल्ली बोल देंगे, इजी है, हो गया काम। दूसरा आ जाइए, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्र के अंदर का द्रव है वो बाहर आ जा सकता है, यानी बाहर से कनेक्ट रहता है, बीच बीच में छिद्र होते हैं। ये दूसरी लाइन भी समझा दी गई है। तीसरी आ जाओ, केंद्रक में क्रोमेटिन या क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमेटिन जब धागा होता है, जब क्रोमेटिन बोल देते हैं, और जब वो छड़ बन जाते हैं तो उनको क्रोमोसोम बोल देते हैं, होते हैं। ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान रखना, एक नंबर वाले क्वेश्चनों को बीच में स्टार कर रहा हूं मैं। क्रोमेटिन या क्रोमोसोम किसके बनते हैं, डीएनए प्रोटीन 4 ऑप्शन बना देगा वो। डीएनए प्लस वसा के बनते हैं, डीएनए प्लस कार्बोहाइड्रेट के बनते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन के बनते हैं। तो मेनली किसके बनते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, याद रखना। डीएनए क्या करता है, माता पिता से गुण है वो अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। डीएनए का काम पूछ लेगा, डीएनए का कार्य क्या है, तो
माता पिता के गुण हैं वो कहाँ लेके जाएगा, अगली वाली पीढ़ी में लेकर जाएगा। सिंपल है। और ये तो फेमस पर्सन है भाई 9th क्लास का, डीएनए का फुल फॉर्म लिखो, डीएनए का पूरा नाम लिखो, तो रट लो इसको तो एकदम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बिल्कुल केमिस्ट्री का नाम है, आगे जाके इसको और अच्छे से समझ पाओगे आप, बस अभी नाम याद कर लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब थोड़ा केंद्र के बारे में और लिखते हैं कि इनको क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्रोमेटिड क्यों बोलते हैं, बाकी आपके केंद्र की मेन बातें हो चुकी है, नोट कीजिए आप ये। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ये ध्यान रखना, कुछ अलग सा पॉइंट है कि डीएनए अणु है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस कोशिका से संबंधित कैसे बनेगी, कितना बनेगी, क्या होगा। कभी आपने देखा होगा जब अपने कोई घाव लग जाता है तो फिर वो घाव बढ़ता है, तो कभी एक्स्ट्रा नहीं कि एक्स्ट्रा घाव बढ़ गया, ज़्यादा कोशिकाएं बन गई, लिमिटेड ही बनती हैं चीज़ें। तो ऐसे शरीर भी आपका जब बढ़ता है, वृद्धि करता है, तो अनुपात में बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक हाथ लंबा हो गया एक हाथ छोटा हो गया। तो ये सब सूचनाएं होती हैं वो डीएनए में होती हैं। डीएनए को पता है कि कैसे क्या सारी चीज़ें होनी है, कितना विभाजन होना है, कौन सा अंग कैसे बढ़ेगा, क्या करेगा, तो सारे कोड वर्ड किसमें है, डीएनए में। तो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण, किसके, कोशिका के निर्माण व संगठन, कैसी से कोशिकाएं बनेगी कि सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, आ जाओ, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। वही डीएनए के जो मेन कोड वाला पार्ट होता है जो आगे काम करता है, क्रियात्मक पार्ट, ध्यान देना यहाँ पे, क्रियात्मक खंड, यानी जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, काम करने वाला पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, जीन। याद कर लो भाई। तो गुणसूत्र में डीएनए होता है, डीएनए में जीन, ऐसे सीक्वेंस याद कर लो या लिख लो कि गुणसूत्र होता है पहले तो बड़े से बड़ा रूप, फिर गुणसूत्र में कौन आता है, छोटा रूप डीएनए, और डीएनए का छोटा रूप कौन होता है, जीन। तीनों को सीक्वेंस देख लो आप। फिर आ जाओ, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, धागे 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 धागे, जिन्हें क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन। तो ये लो सब आ गया यहाँ पे। और जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तो ये क्रोमेटिन है, धागे हैं, वो संगठित होकर छड़ जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, छड़ जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये कोष्टक में लिखना भाई, यहाँ कोष्टक लगाना भूल गया मैं, ये लगा देता हूँ। अब देख लो, इस लाइन को दोबारा से पढ़ लो। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती हैं तो जो केंद्रक में छड़ जैसी संरचनाएं, सॉरी धागे जैसी संरचनाएं हैं, उनको तो क्या बोलोगे, क्रोमेटिन। और फिर यही क्रोमेटिन विभाजन के समय छड़ जैसी संरचनाएं बना लेंगे, इनको बोल देंगे क्रोमोसोम। तो ये उल्टा मत कर देना। तो ये केंद्रक आपको पूरा लिखवा दिया गया है, इसको आप नोट कीजिए। अब थोड़ी कुछ बातें डंकी करते हैं केंद्रक से संबंधित कि कुछ जीवों में कैसा केंद्रक होता है, कोई अपवाद भी है क्या, क्या है वो समझते हैं। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दें। अपन में तो क्या होगा, आपने देख लिया, ये कोशिका झिल्ली है, यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है कुछ ऐसा सा, मैं रफली बना रहा हूँ सिखाने के हिसाब से, ऐसा सा अपने पास क्या होता है, केंद्रक। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ रहता है, क्रोमेटिन, कुछ ऐसे कुछ चीजें पड़ी हुई रहती हैं। तो ये तो क्या होती है, कोशिका झिल्ली, और ये केंद्रक झिल्ली, और ये केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ। तो ये तो किन में होता है, जो बड़े जंतु वगैरह होते हैं उनमें। अब खास बात सुनो, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, किसका एग्जाम्पल लेके चलना है, बैक्टीरिया में केंद्रक ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो क्या कैसा होता है, तो वो सुनो, बैक्टीरिया में ये कोशिका झिल्ली तो होती है, ये लो है कोशिका झिल्ली तो, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे ये केंद्रक है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। यानी जैसा अपन में पाया जाता है वैसा केंद्रक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में, जीवाणु में ये जो केंद्रक झिल्लियां दिख रही है ना तुम्हें डबल डबल, ये पाई ही नहीं जाती। ऐसे खुला ही केंद्रक पड़ा हुआ रहता है, खुला एकदम। ये जो क्रोमेटिन है ना वो तो पाया जाता है, तो उसमें क्रोमेटिन पदार्थ ऐसे ही दिखेगा आपको, ऐसे
ऐसे क्रोमेटिन पदार्थ उसके अंदर दिखेगा, बट इसके बाहर जो झिल्ली है, सिक्योरिटी है, पहरेदारी है, वो नहीं पाई जाती है। ऐसा खुला केंद्रक ही कहीं धब्बे के जैसा दिखने वाला है। तो ये वाला केंद्रक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या कहूंगा, यहाँ झिल्लियां नहीं पाई जाती। तो कुछ जीव जैसे जीवाणुओं में केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जो बैक्टीरिया में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में ही पड़ा हुआ रहता है। किसमें पड़ा हुआ रहता है? कोशिका द्रव्य में ही पड़ा हुआ रहता है। एक जगह धब्बा जैसा कुछ दिखता है, तो ऐसे संगठित संरचना नहीं होती है, स्पष्ट संरचना नहीं होती है। तो फिर इसको केंद्रक नाम ने देके केंद्रकाय बोल देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये वाला यहाँ पे क्या कहलाएगा? केंद्रकाय। तो ये क्वेश्चन आता है, केंद्रकाय का क्या होता है? केंद्रकाय। तो केंद्रकाय एक तरीके से केंद्रक जैसा ही दिखता है, बट ये कुछ जीवाणुओं में यानी जीवाणुओं में पाया जाता है। ये केंद्र की जगह है, ये केंद्रकाय पाया जाता है। इसमें बाहर वाली झिल्ली सिक्योरिटी नहीं पाई जाती है। ऐसे ही क्रोमेटिन पदार्थ जीवद्रव्य में पड़ा हुआ रहता है। इस अस्पष्ट संरचना को ही केंद्रकाय कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। मैं डबल स्टार लगा के इसको लिखा देता हूं कि केंद्रकाय क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको। आ जाइए भाई मेरे साथ। केंद्रकाय बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रकाय न्यूक्लियोइड क्या होता है? कुछ जीवों जैसे जीवाणु, हर लाइन को पता रहना चाहिए। कुछ जीवों जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका का केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, साफ साफ नहीं दिखता, अलग से नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक एक लाइन को ध्यान से, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में, उसको क्षेत्र बोल देते हैं, वहां केंद्रक तो है नहीं तो वो इलाका हो गया, क्षेत्र हो गया। अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। वहां सिर्फ एक धागा जैसी संरचना बिखरी हुई रहती है, धागे, और वो भी धागा भी एक लंबा धागा होता है। इन कोशिकाओं की विशेषता ही है ऐसी। तो क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को, इस एरिया को क्या बोल देंगे? जहां ये धागा बिखरा हुआ रहता है उस एरिया को क्या बोल देंगे? केंद्रकाय कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसमें पाया जाता है? तो एग्जांपल देना हो तो क्या दोगे? जीवाणु, बैक्टीरिया। एक लाइन में पढ़ के देख लो। जब कुछ जीवों जैसे जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका का केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको न्यूक्लियस न बोल के न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसकी इंग्लिश भी देख लेना ध्यान से। वो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियोइड होता है। तो बहुत ही फर्क है। इस हिसाब से आपने केंद्र को अच्छे खासा तरीके से पढ़ लिया है। कोई नंबर नहीं कटने वाला। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, किससे क्या बनता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, एक सिंगल झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली में छेद होते हैं, छेद क्या काम में आते हैं, ये सब चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली है। अब देखो क्या होता है, इसी केंद्रकाय के आधार पे कोशिकाओं को दो प्रकारों में बांट दिया गया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है यानी जिनमें केंद्रक बढ़िया वाला पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक कोशिका बोल दी। यूकैरियोटिक कैसी कोशिका? ये बायोलॉजी का वर्ड है, थोड़ा हार्ड लग सकता है। यूकैरियोटिक, ओके। और जिनमें ये वाला पाया जाता है मामला, जिनमें अस्पष्ट यानी केंद्रकाय पाया जाता है, जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इनको प्रोकैरियोटिक बोल दिया। प्रो का मतलब होता है पुराने जमाने, आदिम जमाने की कोशिकाएं हैं ये। तो शुरुआत में जब धरती पे जीवन आया तो कहा जाता है कि पहले ऐसी कोशिकाएं आई थी। कैसी कोशिकाएं आई थी? ये वाली कोशिकाएं जिनमें ये झिल्ली वगैरह नहीं थी, जिनमें केंद्रक नहीं था, केंद्रकाय था, तो इनको प्रोकैरियोटिक बोल दिया गया। पुराने जमाने की जैसे जीवाणु आज भी हैं ऐसे। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आई थी, फिर धीरे धीरे कोशिकाओं ने विकास किया और बढ़िया वाली कोशिकाएं यूकैरियोटिक बन गई। तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आएगा, प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन को कम से कम 3-3, 4-4 अंतर आने चाहिए। जब आप 11th-12th क्लास में जाओगे तो यही अंतर 8-8, 10-10 हो जाते हैं, लेकिन अब कितने अंतर हैं? लगभग 4-4 अंतर सिलेबस में है। तो अपन अगली हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, और इनकी कुछ परिभाषाएं आ जावे तो कैसे लिखेंगे। तो अगली हेडिंग डालते हैं, केंद्रक अपना पूरा हो चुका है। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, मैंने लिख दिया है क्योंकि ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं, बस अंतर को लिखना ही है अलग अलग। प्रोकैरियोटिक कोशिका, मीनिंग देख लो थोड़ा ढंग से इसकी। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। एक के पीछे प्रो लगेगा, एक के पीछे यू लगेगा। प्रो यानी पुराने जमाने वाली है, यू वाली अच्छे वाली है, बढ़िया वाली है। तो चलो याद करते हैं इसको, कुछ चीजें रटने वाली हैं। जैसे आकार प्राय छोटा होता है, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी, प्रोकैरियोटिक वाली कोशिकाएं। और इनका आकार रट लो भाई, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना है? माइक्रो। ये जो ये चिन्ह है ना, ऐसा ऐसा लिखते हैं, इसको मैं यहां बता देता हूं, इसको क्या कहते हैं? माइक्रो। और ये एम है, इसका मतलब क्या होता है? मीटर। तो ये लो मैंने हिंदी लिख दी है, तो म्यू एम माइक्रोमीटर। तो कितना आकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का? 1 से 10 माइक्रोमीटर। तो ये कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार प्राय बड़ा होता है, ये 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर होती हैं। 5 से लेके 100, ये डाटा एनसीईआरटी का है, याद ही करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 1 से 10 माइक्रोमीटर, 5 से 100 माइक्रोमीटर, याद कर लो। दूसरा आ जाओ, ये पढ़ा दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु की बात हो रही है। केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसे केंद्रकाय कहते हैं। क्या कह देते हैं? केंद्रकाय कह देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, सब इसे केंद्रक कहते हैं। तो ये ओरिजिनल केंद्रक यहाँ पाया जाता है, और जो नॉर्मल सा केंद्रक होता है जिसको केंद्रकाय बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो यहाँ पाया जाता है। इसी अंतर के आधार पे तो दो कोशिकाएं बांटी थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर आ जाओ भाई, प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम ही पाया जाता है। इसके अंदर जो धागा पड़ा हुआ रहता है ना, वो एक लंबा धागा एक ही होता है। मैंने बताया था कि जब उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली तो नहीं होती, लेकिन वो धागा अकेला ये एक ही धागा होता है, पड़ा रहता है। तो एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक क्रोमोसोम। और इसमें क्या होते हैं? खूब सारे धागे होते हैं। तो जब विभाजन करने के टाइम खूब सारी छड़ें बना लेते हैं, मैंने बनाई थी छड़ बता के, ऐसी छड़ बना लेते हैं, ऐसी छड़। तो ये एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बहुत इजी, प्रोकैरियोटिक साइड क्या लिख दोगे? एक क्रोमोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक साइड क्या लिख दोगे? एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और चौथा अंतर थोड़ा अब आगे आने वाली चीज है। देखो क्या होता है, जब कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, बाकी उसके अंदर द्रव भरा हुआ रहता है। उस द्रव के अंदर खूब सारे अंग होते हैं, खूब सारे अंगक बोलते हैं, कोशिका अंगक। जैसे एक दो नाम लेता हूं, आगे जाके आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवी जालिका बोल दो, ऐसे खूब प्लास्टिड हो गया, हरित लवक हो गया, ऐसे खूब सारे नाम आएंगे आगे जिनको कोशिका अंगक बोलते हैं, जो खुद भी अपनी झिल्ली लेके रखते हैं। जैसे कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली होती है, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की झिल्ली होती है, हरित लवक की खुद की झिल्ली होती है, वो जो आपकी रेटिकुलम है उसके ऊपर खुद की झिल्ली होती है। तो वो होते हैं झिल्ली वाले अंगक। कौन से वाले? अभी याद कर लो, झिल्ली वाले अंगक, झिल्ली वाले कोशिका अंगक। तो वो क्या है? वो बढ़िया वाली कोशिकाओं में पाए जाएंगे। तो बढ़िया वाली कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। तो यानी झिल्ली युक्त जो कोशिका अंगक हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक, वो यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे, इनमें इधर नहीं पाए जाएंगे। तो लास्ट वाला अंतर देख लो, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक, ऐसा कैसा लिखना है? झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते, इधर नहीं पाए जाते, और इधर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ये लो 4 अंतर हो गए, बहुत ही आसान, एक बार के लिए बोल देते हैं। आकार छोटा, आकार बड़ा। कितना आकार होता है भाई? इधर हाथ की तरफ देखते जाना, 1 से 10 माइक्रोमीटर, इधर 5 से 100 माइक्रोमीटर। इधर केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो उसको केंद्रकाय बोल देते हैं। इधर केंद्रक स्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसको केंद्रक बोल देते हैं। फिर इधर एक क्रोमोसोम होता है, इधर एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। इधर कोशिका अंगक, झिल्ली वाले कोशिका अंगक या झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं, और इधर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए
जाते हैं। 4 अंतर याद कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब आज की क्लास में लास्ट 2 मिनट का बचा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका एक डायग्राम सिलेबस में है। डायग्राम देके वो भूल गए तो मतलब डायग्राम आ सकता है अपने, तो आएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना या चित्र बनाइए, तो अपन इसका थोड़ा सा चित्र का आइडिया भी होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का, यूकैरियोटिक कोशिका के तो आगे खूब सारे डायग्राम आएंगे। जब जंतु कोशिका, पादप कोशिका पढ़ेंगे तो वहाँ बड़े बड़े डायग्राम बनेंगे। तो यहाँ सिर्फ किसका डायग्राम बनाएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाएंगे। तो ये उतारे, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाया है। यही डायग्राम आपके सिलेबस में है। ऐसे होने को इनमें बहुत सारी चीजें होती है, बट सिलेबस टू सिलेबस चलते हैं। इतनी सारी चीजें बना दोगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका समझते हैं इसको, थोड़ा बहुत ही आसान है। बाहर 2 परत बनाई है मैंने, तो क्या 2 क्यों बनाई? तो ध्यान रखना, जीवाणुओं में पहले भित्ति होती है। कोशिका भित्ति वाला चैप्टर क्या पार्ट याद करो जिसमें कोशिका भित्ति पढ़ाई थी कि जीवाणुओं में, कवकों में और पादपों में कोशिका झिल्ली से बाहर एक दृढ़ और जटिल परत और पाई जाती है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी है। कौन सी है? कोशिका भित्ति। तो ये जो रेड कलर वाली दिख रही है तुम्हें, तो ये कौन है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ओके, फिर से उसके अंदर आए तो कोशिका झिल्ली, ये ब्लू कलर वाली दिख रही है। आप भी रंगीन से बनाओ बोले आराम से। तो ये कौन सी हो गई? कोशिका झिल्ली। इतना पता हो गया। फिर देखो यहाँ कोई केंद्रक झिल्ली विल्ली नहीं पाई जाती है, एक धागे जैसी संरचना पड़ी हुई रहती है। तो ये धागे जैसी संरचना, ये मैंने यहाँ गलत लगा दिया। ये धागे जैसी संरचना, इसको क्या कहते हैं? केंद्रकाय। ये धागे जैसी संरचना है जो दिख रही है आपको, ये धागे जैसी संरचना को क्या बोलेंगे? केंद्रकाय। न्यूक्लियोइड यानी क्रोमेटिन वाला पार्ट होता है, वो हो गया न्यूक्लियोइड। इस एरिया को बोलेंगे, ये खुद तो क्रोमेटिन है बट इस एरिया को क्या बोलेंगे? केंद्रकाय। ओके, फिर ये जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको तो क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य ही बोलेंगे। और क्या नई चीजें हैं 2 दिख रही होंगी। एक देखो, इन जीवाणु वगैरह में क्या होता है? खूब सारे धागे से बाहर निकले हुए रहते हैं। तो इनकी सहायता से ये क्या करते हैं? कुछ शिकार विकार पकड़ लेते हैं, तैरने वैरने के काम में ले लेते हैं। तो इनको फ्लैजिला बोलते हैं। तो NCERT ने डायग्राम में मेंशन कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं? धागे जैसी संरचनाएं बाहर निकली हुई रहती है, क्रोमेटिन नहीं है। ये तो बाकी कामों में आता है, तैरने के, कोई खाना वाना पकड़ने में, शिकार करने में। तो ये चीजें फ्लैजिला होती हैं। तो ये बाहर जैसे धागे जैसी संरचना बैक्टीरिया या जीवाणु में निकली हुई रहती है, इनको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। याद कर लो। और क्या नई चीज है? और इसके अंदर जो ब्लू कलर में गोल 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 पड़े हैं, खूब सारे पड़े हुए रहते हैं, ये आगे आके पढ़ेंगे। अब इनको राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये एक ऐसा कोशिका अंगक है, ये कोशिका अंगक है जिसमें कोई झिल्ली विल्ली तो नहीं होती है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो राइबोसोम। तो ये जो गोल गोल ब्लू संरचना, इनको क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। अब देखो संरचना को एक नजर से आप, इतनी बढ़िया सी संरचना है कि आप 2-3 मिनट में बना सकते हो। कोशिका भित्ति बनाई, कोशिका झिल्ली बनाई, फ्लैजिला बनाए, अंदर क्रोमेटिन डाला, क्रोमेटिन को केंद्रकाय बता दिया, गोल गोल बिंदु बनाए जिनको राइबोसोम बता दिया, और उसके अंदर द्रव्य भर दिया, वो कोशिका द्रव्य हो गया आपका काम। इसी प्रकार से आपने नीचे लिख दिया चित्र किसका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इस हिसाब से आपने आज केंद्रक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर को बहुत अच्छा पढ़ लिया है, और साथ में प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाना भी सीख लिया है। आज के लिए पर्याप्त है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।